हेलो एवरीवन। जस्ट कुछ दिन पहले सीए इंटरमीडिएट 26 का रिजल्ट आया था। और जैसा कि तुम लोग को ऑलरेडी पता है, सीए इंटरमीडिएट 26 के अंदर में जो कॉस्ट का एग्जाम का रिजल्ट आया था उसमें हमारे स्टूडेंट्स में 3 लोग को 100 आउट ऑफ 100 मिला था। एक प्रिया कुमारी कॉस्ट में 100 आउट ऑफ 100 था। नेक्स्ट लक्ष्य अग्रवाल जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 मिला था। एंड एक उज्जवल मुसद्दी जिसको कॉस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिला था। तो जब ये 3 लोगों का 100 में 100 आया, उसके बाद कई सारे हमारे जो फेस टू फेस एंड ऑनलाइन स्टूडेंट है उनका एक रिक्वेस्ट आया कि हम लोग को ना इनका पेपर देखना है किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया जो 100 आउट ऑफ 100 आया, ताकि वो सेम स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करके अपने एग्जाम के अंदर में भी एकदम बेस्ट पॉसिबल स्कोर को अचीव करने का टारगेट करें। तो जस्ट अभी कल परसों में मेरे पास लक्ष्य अग्रवाल का आरटीआई से जो मंगाया हुआ पेपर आया जिसमें स्कोर था 100 आउट ऑफ 100। तो देखो, जो डिस्क्रिप्टिव है वो ये वाला पोर्शन है। एमसीक्यू वैसे भी ओएमआर शीट रहता है, उसके अंदर में कोई सोल्यूशन करना नहीं होता। तो टोटल मार्क्स था 70, मार्क्स ऑब्टेन्ड 70 और एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 था। तो कुल मिलाकर 100 आउट ऑफ 100। अब ये वीडियो में हम लोग बड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस तरीका से एग्जाम में आंसर प्रेजेंट किया गया। क्यों लोग को ना बड़ा टेंशन रहता है कि कैसे एग्जाम में प्रेजेंट किया जाए, लाइन ड्रॉ करे ना करे, फॉर्मूला लिखे ना लिखे, किस तरीके से बड़ा एक लोग का झमेला रहता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम लोग को इससे परफेक्ट पेपर कैसे मिलेगा कि जब एक स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 आया, यानी मार्क्स कटने का स्कोप ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, एकदम आराम से पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। तो देखो, हमारा क्वेश्चन 1A जो इस बार May 26 में था, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ बैच निकालना था, सेलिंग प्राइस पर शेयर निकालना था, जहां पे सीधा सीधा डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड दिया था, एडमिन सेलिंग ओवरहेड प्रॉफिट दिया हुआ था। अब डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, देखो सीधा डायरेक्ट मटेरियल लिखा गया, कोई लाइन वाइन कहीं ड्रॉ नहीं किया गया। जो होता है ना फालतू में बैठ बैठ के लाइन ड्रॉ करे और ये सब ज्ञान बांटे, अमाउंट और ये सब कुछ नहीं, सीधा पर्टिकुलर रुपीज। हम क्लास में बताया, ये सब उल जलूल लाइन ड्रॉ करने के लिए, अमाउंट फमाउंट लिखने के लिए मार्क्स नहीं रहता। तो पर्टिकुलर सीधा लिखा डायरेक्ट मटेरियल। अगला डायरेक्ट लेबर, सिंस दो डिपार्टमेंट में अलग अलग था तो दोनों को अलग अलग प्रेजेंट किया गया। कितना आया? प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग डिपार्टमेंट में था तो अलग अलग लिखा गया। सीधा एडमिन, उसके बाद वर्क्स कॉस्ट आया, एडमिन सेलिंग ओवरहेड को ऐड किए, टोटल कॉस्ट एट प्रॉफिट सेल। अब मेरा वर्किंग नोट के अंदर में देखो, सिंस यहां पे प्रॉफिट था 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहां पे एक वर्किंग में दिखाया कि 25% ऑन सेलिंग प्राइस कैसे आया, 1/4 ऑन सेल यानी 1/3 ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना आया? यानी जितना रेलेवेंट वर्किंग है बस उतना दिखाया, कुछ इधर उधर का तामझाम फालतू चीज नहीं था, सीधा सीधा आया। अब लास्ट में जो एक चीज बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में 2 पार्ट था ना, टोटल कॉस्ट निकालना। तो भली कॉस्ट शीट में दिख रहा है टोटल कॉस्ट, पर यहां पे अलग से प्रेजेंट कर दिया टोटल कॉस्ट कितना है। अगला हमारे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में निकालने बोला सेलिंग प्राइस पर शेयर। तो सेलिंग प्राइस भले यहां दिख रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके दिखा दिया। यानी लाइन वाइन ड्रॉ करने में कुछ नहीं, अमाउंट लिखने में कोई झमेला नहीं, सीधा सीधा नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाए। और जो बेस्ट पार्ट है, जो जो लास्ट में क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था लास्ट में लिख दिए, ताकि टीचर का नजर वहां पर जाए और सीधा रहे। और एक और चीज देखो, यहां पे ना स्टेप मार्किंग मिलता है। हम हमेशा बोला स्टेप मार्किंग मिलता है, देख स्टेप मार्किंग कैसे मिला। अब यहां पर 5 मार्क का क्वेश्चन था, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। अब पहला, दूसरा, तीसरा, एक फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 1 मार्क था, एडमिन सेलिंग ओवरहेड के लिए 1 मार्क था, प्रॉफिट के लिए 1 मार्क था, 3 मार्क मिला। और बाद में जो फाइनल आंसर लिखा उसके लिए मिला लास्ट में जाके टोटल में 5 मार्क। अब देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या चीज का था? हमारा अगला क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जहां पे स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, लेबर का रेट, लेबर का रिक्वायरमेंट, एक्चुअल आउटपुट, मटेरियल रेट वेरिएंस दिया हुआ है। और मेरे को क्वेश्चन में 5 पार्ट निकालने बोला है और फेवरेबल एडवर्स बताना है। कॉस्ट कार्ड बनाए जैसा हम लोग क्लास से बनाया करते थे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, बहुत लोग बोलते हैं अलग अलग कॉस्ट कार्ड बनाना है, बोला कभी जरूरत नहीं, एक बनाओ, देखो बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा, जो जो वैल्यू दिया था वैल्यू पुट किया, इससे एक्चुअल रेट आया। अब जो जो पार्ट में जो जो चीज निकालना है, पहले वाले में एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल रेट निकालना है तो वो निकाला। सेकेंड पार्ट के अंदर में मुझे निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो फोकस उसी पर था। थर्ड पार्ट में मेरे को निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो सीधा वो निकाला। तो हर एक पार्ट जो मांगा वो एग्जैक्ट किया, फॉर्मूला बड़ा ढंग से अच्छे से लिखा गया।
फॉर्मूला लिखने सारा वैल्यू पुट किया और आंसर निकाला। कोई उधर का लाइन फाइन ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं, ऊपर नीचे लाइन में कुछ नहीं करना। मेन कंसेप्चुअली सही है, सारा फॉर्मूला को ढंग से लिखा गया, वैल्यू पुट किया गया। देख हर एक लाइन आइटम में वो लिखने पे एक एक मार्क मिलते गया। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 1 का सी एक रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है, जहां मेरा प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्टिंग दिया हुआ है और मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल में पहुंचना है। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पहले बनाए, कॉस्ट लॉस एज पर कॉस्टिंग क्या था, सारे ऐड वाले एक साथ, सारे लेस वाले एक साथ, मुझे लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स मिला। तो देख पहला था रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, पार्ट 1 का आंसर था। भले उस पार्ट के अंदर में मेरा लॉस एज पर फाइनेंशियल आ गया, देखो नजर में आ रहा है, पर स्टिल सिंस 2 पार्ट था तो वापस से पार्ट 2 लिखकर एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लॉस कितना अलग से लिख दिए। तो ये चीज से हम लोग को एक अच्छा लर्निंग मिला कि जितना पार्ट रहे लास्ट में पूरा का पूरा, भले उसके अंदर में आंसर आ गया, पर लास्ट में सारे पार्ट को अलग अलग से आंसर लिखकर दिखाओ, ताकि टीचर को लास्ट में नजर में आए भैया तुमने सब पार्ट का आंसर किस तरीका से लिखा और कितना था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस ये हमारा कॉस्ट शीट का है। प्राइम कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट, सीओपी, कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल प्रॉफिट एंड सेल कैलकुलेट करना है एकदम लाइन बाय लाइन। डायरेक्ट मटेरियल 2 था, डायरेक्ट मटेरियल 2,91,000 आया। अब ये 291 कैसे आया, वर्किंग नोट में सीधा ऐड करके दिखा दिया। मेरा अगला डायरेक्ट वेजेस के अंदर में 2 तरह के वर्कर थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड वाले को और अनस्किल्ड को मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट मिला लिखा, सीधा डायरेक्ट वेजेस यहां पर आ गया। मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 9,000 3,000 मिलाकर 12,000। कैसे आया, 9 + 3 12, यानी कोई भी नंबर जो ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा वो पूरा का पूरा ढंग से वर्किंग नोट के अंदर में शो करके ऊपर में दिखा दिया गया। मिला के प्राइम कॉस्ट आ गया। स्टेप 1 मिल गया 2 मार्क। अब आगे मेरा वर्क्स ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 160% ऑफ वेजेस। वर्क्स ओवरहेड कैसे आया, देख नीचे में वर्किंग में दिखाया। तुम चाहो तो नीचे वर्किंग में दिखाओ, ब्रैकेट में दिखाओ तब भी चलेगा, पर तुमको दिखाना जरूर पड़ेगा। नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया। अब ये राइट, अगला 2 नंबर और मिल गया। मेरा नेक्स्ट है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सीधा दिया, वैल्यू पुट कर दिए। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, पर कुछ सेल और स्क्रैप भी था, सेल और स्क्रैप भी था ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे लेस हुआ, सारा वैल्यू आया, काम खत्म। परफेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी था हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले सेमी वेरिएबल था, इसमें कुछ वेरिएबल था, बाकी फिक्स था, तो सबसे पहले सेग्रीगेशन कर दिया गया। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर में देखो 5 पार्ट मांगा था, सॉरी 3 पार्ट था। पहला बीपी निकालना, टोटल सेल, कैश बीपी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, तुम तो एक चीज रियलाइज किया, पूरे के पूरे पेपर में एक भी जगह स्क्रैच नहीं था। ये एकमात्र जगह, पहला जगह जहां स्क्रैच होता है ना, कुछ लिख के काटना पड़ा, बाकी सब कुछ सही। पहला पार्ट में बीपी निकालना है, पूरा फॉर्मूला ढंग से लिखा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये सारा वैल्यू कहां पर आया हुआ है, देखो ठीक पहले आया हुआ है। अब मेरा टोटल सेल वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग को पता है, जब प्रॉफिट दिया रहे सेल निकालना है, सेल दिया रहे प्रॉफिट निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, सारा वैल्यूज दिया, वैल्यू पुट किया। अब कोई भी जैसे पीवी रेशियो आया वो कहां पर आया, इस तरीका से आया, नीचे वर्किंग नोट में दिखा दिए। मतलब जरूरी नहीं है वर्किंग नोट तुमको पहले के बनाना है बाद में बनाना है। जैसे देखो पार्ट 1 में बीपी निकालना था, पहले वर्किंग नोट बना दिए, यहां पे बाद में बना दिए। मतलब हम क्या बोलते हैं, हमेशा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, तुम्हें कंसेप्चुअली सही करना है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ करना है। मेरा अगला पार्ट 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें निकालने बोला है, यूटिलाइजेशन में भी निकालने बोला है, और ये निकालने के बाद नीचे में एक लाइन का कमेंट कर दिया किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया। तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया, नहीं सॉरी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, जहां जॉइंट कॉस्ट को पहले बांटना है सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ में। तो पार्ट 1 में सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ में बांटना है। अब जॉइंट कॉस्ट को तो तब बांटेंगे जब पहले मुझे टोटल जॉइंट कॉस्ट पता रहेगा। तो पहले इन्होंने सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ निकाला, कैसे, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। जितना भी मेरा जॉइंट कॉस्ट था सबको एक साथ में ऐड करके निकाला। अब इस टोटल वैल्यू के इस रेशियो में बांटना था, जो देखो पार्ट 1 में बांट दिया गया।
मेरा अगला पार्ट 2, कहां पर बेचे प्रोडक्ट को, स्प्लिट ऑफ में बेचे या फर्दर प्रोसेस करके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना है। तो पहले बेचते कितना कॉस्ट लगता, अब फर्दर प्रोसेस करके बेचे सेल वैल्यू क्या, स्प्लिट ऑफ में बेचते सेल वैल्यू क्या, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया। देख क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट था ना उसके बेसिस पे चला, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछा है क्वेश्चन में, वो निकाला कि प्री पोस्ट दोनों में क्या लगता है, प्री में क्या लगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या लगा, फिर अगला इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मांगा, देखो वो निकाला गया। ठीक, तो क्वेश्चन का हर एक रिक्वायरमेंट को जो पढ़ा गया उस तरीका से प्रेजेंट किया गया। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जहां मुझे 4 वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले वापस से जैसा कॉस्ट कार्ड बनाते हैं बनाएं, हर एक फॉर्मूला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट कार्ड में दिख रहा है, वैल्यू पुट। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, सारा वैल्यू पता है, वैल्यू पुट किया। तो देखो फॉर्मूला को कितना सुंदर तरीका से लिखा गया, पूरा एकदम ढंग से फॉर्मूला लिखा, जो उसके लिए रेलेवेंट वर्किंग था ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, सारा का सारा ऐसे वैल्यूज पुट करते गया। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 4 का ए, नहीं पहले इन्होंने 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जहां मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जहां पे एब्जॉर्प्शन पे भी निकालना है और एक्टिविटी पे भी। तो पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट आया हुआ है। अब ओवरहेड का वैल्यू कैसे आया, पक्का इसका कैलकुलेशन नीचे इन्होंने किया होगा, कहां पर है, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, एंड मेरा ओवरहेड का ये रहा रेट, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 54 लाख, और जो मुझे बांटना है सीधा नंबर ऑफ यूनिट पे, तब तो झमेला ही नहीं था, सीधा यूनिट के बेसिस पे बांट दिया गया। अब अगला मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, जहां पे याद करो 3 स्टेप में काम किए, पहला रेट पर ड्राइवर, अगला टोटल ओवरहेड, अगला टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो पहला रेट पर ड्राइवर, देखो कोई कोई होता है ना, पेन पेंसिल स्केल लेके लाइन कुछ ड्रॉ नहीं करना, सीधा हाथ से फ्री हैंड बनाए, ये सब फालतू चीज के लिए मार्क्स नहीं रहता एग्जाम में कि कितना सुंदर लाइन ड्रॉ किया, चलो तो उसको उतना मार्क्स देंगे। मेन कंसेप्चुअली सब सही चल रहा है ना, पर्टिकुलर्स एक्टिविटी बोल सकते थे, कॉस्ट पुल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। अब एक बार रेट पर ड्राइवर आ गया, इसी के बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट कर दिया गया, और लास्ट में मुझे टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना था, बनाकर खत्म। मेरा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का भी अगर देखें, ये मेरा है मार्जिनल कॉस्टिंग का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है, 4 पार्ट, पहला प्रॉफिट निकालना। अब प्रॉफिट का पार्ट इन्होंने बाद में किया, इन्होंने पहले ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू में निकाल लिया, क्योंकि उसके बिना प्रॉफिट निकलता नहीं। तो ब्रेक इवन सेल वैल्यू कैसा आएगा, बीपी का यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इन दोनों से मिला, तो एक पहले सेलिंग प्राइस आया, बीपी का यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, बीपी वैल्यू हो गया। अब प्रॉफिट निकालना कैसे आएगा, टोटल सेल माइनस कॉस्ट, एमओएस का सेल निकालना है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, सारा वैल्यू दिया हुआ है, एंड फिक्स कॉस्ट। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन नंबर 4 बीच में छोड़ा हुआ था, वो इन्होंने पूरा किया। क्वेश्चन 4 का पार्ट है, एक बजट का क्वेश्चन है, जहां पे सेल्स बजट बनाने बोला 2026-27 एंड बजट एक्चुअल सेल 2025-26। ठीक है, अरे सॉरी, ये रहा, हाँ। अब देख, सबसे पहले सेल्स बजट 2026-27 का, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले बजटेड सेल दिया हुआ था एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, बजटेड सेल दिया हुआ है। अब जैसा जैसा बोला आगे वैसा वैसा करते गए, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है 10%, तो भैया सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है 10%, एंड उसके बेसिस पे कुछ कुछ सेल बढ़ेगा, एक बढ़ने वाला है प्राइस चेंज की वजह से, अगला बढ़ने वाला है मार्केटिंग की वजह से। तो एक बढ़ने वाला है प्राइस की वजह से, एक बढ़ने वाला है मार्केटिंग की वजह से, तो जितना जितना यूनिट बढ़ाया, टोटल सेल यूनिट आया इनटू सेलिंग प्राइस। अब अगला 2025-26 का बनाने बोला था, तो उसके लिए तो दिमाग नहीं लगाना है, 2025-26 का बजटेड सेल और एक्चुअल सेल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया, काम खत्म।
तो कोई फालतू का ड्रामा नहीं, जो क्वेश्चन में मांगा उसका एग्जैक्ट कितना ब्यूटीफुली हर एक पार्ट को कैलकुलेट करके दिखाया गया। अब एक आखिरी पार्ट था हमारा लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर में आपने जो वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड, ज्वाइन, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड दिया हुआ है जिससे एवरेज वर्कर आया। सेकेंड पार्ट में न्यू रिक्रूटमेंट निकालना था, लास्ट वाले में लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज। जो भी आया इसका वर्किंग नोट क्या है करके खत्म। तो सोच के देखो ये जिस तरीका से प्रेजेंट किया गया, पहला बात जो इस पेपर का बेस्ट पार्ट था, यहां पे फालतू में ना स्क्रिबलिंग फिबलिंग ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो पता है ये चीज कब अचीव होता है, जब एक आदमी ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया रहे। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन को ना लिख के प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो। तुम जितना रिटन प्रैक्टिस करेगा उतना तुम्हारा एग्जाम लिखने के दौरान कम मिस्टेक होगा, उतना तुम्हारा कम स्क्रिबलिंग होगा। कम स्क्रिबलिंग हुआ तो अपने प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। और उसके बाद हर क्वेश्चन का जो जो रिक्वायरमेंट था, हर एक रिक्वायरमेंट को लेके पूरा ढंग से प्रेजेंट किया गया। कहां जो भी चीज का वर्किंग नोट का जरूरत पड़ा नीचे वर्किंग नोट में बनाया गया, और फालतू फालतू ड्रामा नहीं किया गया। लाइन ड्रॉ करना, अमाउंट लिखना, ये सब में कोई आनी जानी नहीं है। तो ये एक पेपर बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है किस तरीका से हम लोग एग्जाम में प्रेजेंट करना है ताकि 100% मार्क्स हम लोग को आराम से मिल पाए। सो जो लोग का भी एग्जाम अपकमिंग टर्म के अंदर में, ये वीडियो जरूर देखा, एकदम रियलाइज करना किस तरीके से हम लोग को प्रेजेंट करना है, ताकि जब भी तुम लोग भी प्रैक्टिस करो ना उस चीज को फोकस करके करो। तो पहला रिटन प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट था, तभी जाके ऐसा प्रेजेंटेशन अचीव होता है। सेकंड, हर एक क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, इसको अलग से प्रेजेंट करना है। तीसरा, हर एक का वर्किंग नोट बनाना है क्लियर कट। जो नंबर क्वेश्चन में नहीं है पर तुमने कैलकुलेट किया उसको वर्किंग नोट में बनाना है। बस इतना काम किया ना, और ऑब्वियसली एक्यूरेसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सही सही करना। ये काम किया तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो डन। चलो उम्मीद करता है ये वाला वीडियो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो भी आप अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। और इसके अलावा और कोई भी अगर मेरे पास और ऐसा पेपर आता है तो जरूर तुम लोग के संग शेयर करेगा, ताकि क्लियर कट आइडिया लगे एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। चलो डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।